Assalamualaikum, दिस इज मोहित वीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 26 जून 2026 है। जुमे का दिन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे अहम और जो सबसे परप्लेक्सिंग और कंफ्यूजिंग डेवलपमेंट मेरे सामने है वो ये है कि गुज़श्ता 16-17 घंटों में ईरान ने एक बार फिर आईआरजीसी ने, उसकी नेवल स्क्वाड ने, नेवल आर्म ने बहरे हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर के ऊपर बहुत ही निपातुला हमला किया, जिसके नतीजे में वो ऑयल टैंकर का एक हिस्सा तबाह हो गया। और एज अ रिजल्ट जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बहुत तेजी से ऑयल टैंकर की ट्रैफिक गुजर रही थी, कहते हैं कि वेडनेसडे के दिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक लिंक्ड या झेली इदारा है, तकरीबन 70 बहरी जहाज़ों ने, जिसमें कमर्शियल जहाज़ भी थे और उसमें 25 से 30 के करीब ऑयल टैंकर्स थे, उन्होंने वेडनेसडे के दिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस किया था। लेकिन थर्सडे में ईरान के इस हमले के बाद के तमाम ट्रैफिक फौरी तौर पे रुक गई। अब कोई भी ऑयल टैंकर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस नहीं कर रहा। ये जो डेवलपमेंट है, इसे ईरान ने भी कंफर्म किया है, इसे अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन ने भी कंफर्म किया है, इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंफर्म किया है, इसके यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी कवर किया है। ईरान ने ये क्यों किया? ईरान ने बाकायदा इससे पहले एक धमकी दे रखी थी। मैं इसका सारा बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर अमेरिकन पॉलिसी की क्या मुनाफिकत और कॉन्ट्रडिक्शन इसके पीछे है, गल्फ कंट्रीज पूरी सूरत हाल को जो इस वक्त डेवलप हो रही है इसे कैसे देख रहे हैं। जहां अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपना तकरीबन, मैं समझता हूं कि 3 दिन का जो दौरा था मुत्तहिदा अरब अमारात का, कुवैत का और बहरीन का, वो कंप्लीट कर लिया है। उनकी प्रेजेंस का और जो स्टेटमेंट्स वहाँ पे देते रहे और किस तरह से वो खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे, उसका इस तमाम चीज़ के साथ क्या ताल्लुक है और आगे इस पे क्या होगा, ये तमाम इश्यूज, ये तमाम सवाल जो हैं वो मेरे सामने हैं। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से एक इखलाकी तौर पे मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इतना जिक्र आपके सामने कर दूँ कि वेनेजुएला में बहुत ही तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। गो के अमेरिकन जो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे है उसने एस्टिमेट किया था कि डेथ टोल हज़ारों में होगा, 10,000 तक जा सकता है। अभी तक हुकूमत ने जो डेथ टोल कंफर्म किया है वो तकरीबन 250 है। सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की भी बात है, लेकिन ये डेथ टोल बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, शायद 10,000 तक ना जाए लेकिन हज़ारों तक जा सकता है, इसलिए कि जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से वेनेजुएला के, वहाँ पर यके बाद दीगरे 7.5 और 7.6 के रिक्टर स्केल के ऊपर ये अर्थक्वेक के झटके लगे, जिसके नतीजे में इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जो हाई राइज अपार्टमेंट्स थे वो नीचे गिर गए। अगर आप थोड़ा सा जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे या ट्विटर पे, तो आपको बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट्स बाकायदा गिरते नजर आते हैं। ऐसा लगता है किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से ये इमेजेस, ये वीडियोस जो हैं वो क्रिएट किए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे इस हंगामी जो इमदाद है वेनेजुएला के लिए 150 मिलियन, $150 मिलियन का तो फौरी तौर पे ऐलान किया है। और मुझे लगता है कि इस इमदाद में जो है वो इजाफा हो जाएगा, बिकॉज इस वक्त वेनेजुएला जो है वो, वहाँ की हुकूमत भी एक तरह से अमेरिका ही चला रहा है। जब से निकोलस मदुरो को उठा के लाए थे, तो अब तो वेनेजुएला की जिम्मेदारी भी अमेरिका की बनती है। मैं चाहता था कि इसमें मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी है, एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी है और दुनिया की बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट है। अब हम वापस आते हैं ईरान की सूरत हाल में, जिसमें मैंने कहा कि ईरान ने मतलब गैर मुतवक्का तौर पे, गैर मुतवक्का तो 100% नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये असल में स्टोरी ब्रेक की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। उसके बाद फिर इसकी बहुत सी तफसीलात जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दी हैं। मैं दोनों अभी आपको हेडलाइंस दिखाना शुरू करता हूँ। लेकिन दोनों ये बता रहे हैं कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इससे कई घंटे पहले एक वार्निंग इशू की थी, और उसमें उन्होंने उन जहाज़ों को कहा था कि सिर्फ और सिर्फ उनके गुजरने का रास्ता वो है जो कि पर्शियन गल्फ, जो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट जो अथॉरिटी है उसने जो रास्ता उनको दिया है, जो ईरानियन साहिल के साथ से होकर गुजरता है, वहाँ से उनको गुजरना है, वही एक सिक्योर रास्ता है, वहीं उनकी सिक्योरिटी गारंटेड है। और बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन इनकरेज कर रहे थे जहाज़ों को कि वो ओमान के साहिल से गुजर के जाएं, और ओमान के ऊपर अकॉर्डिंग टू अननेम्ड ईरानियन ऑफिशियल्स अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया है कि वो दूसरे रूट को जाने दें, वरना ईरान और ओमान की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ओमान उस दूसरे रूट से जहाज़ों को नहीं गुजरने देगा
पहुंचेगा और जहाज़ सिर्फ ईरान के साथ से गुजरेंगे। और जब जहाज़ों ने वहाँ से गुजरना शुरू कर दिया इस सारी ट्रैफिक में जो वेडनेसडे में हो रही थी, तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा था कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये रिस्की है, और ये जो हमला उन्होंने किया है, ड्रोन स्ट्राइक है, ये बहुत ही निपी तुली, और ये एक ऐसा मैन्यूवर्ड ड्रोन था जो पूरी तरह से जहाज़ के गिर्द घूमा है और घूम के उसने उसके ब्रिज के ऊपर हमला किया। मकसद ये था कि कम से कम नुकसान हो, कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज़ या फर्टेलिटीज़ वहाँ पे ना हो। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन जो है ये पीछे से मैनेज हो रहा था, गो कि ये वन साइडेड अटैक ड्रोन था, लेकिन गालबन ये पीछे से मैनेज हो रहा था, इसको मनूवर जो है वो किया जा रहा था। मैं भी आपसे इनकी हेडलाइंस जो हैं वो शेयर करता हूँ और आपको मैं दिखाता चला जाता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल है। इसकी स्टोरी है, ईरान अटैक्स कार्गो शिप टेस्टिंग ट्रम्प्स डील टू रीओपन द स्ट्रेट। इसके साथ सेकंड लाइन में लिखा है कि अटैक टेक्स प्लेस आवर्स आफ्टर ईरानियन वार्निंग टू शिप्स नॉट टू यूज रूट्स दैट द regime had not sanctioned। इसमें मैं चंद चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो मैं आपको बताता चला जाता हूं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, अ वन वे अटैक ड्रोन maneuvered to the west side of the ship before it struck the vessel, according to one of the officials, an indication that the attack was deliberate. The attack damaged the ship's bridge but left no casualties, according to UK Maritime Trade Operations। अब deliberate तो खैर ये मतलब अज़े राह मजाक ही इन्होंने लिख दिया। deliberate तो था ही, जबकि वो कंफर्म भी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, ईरानियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है और उन्होंने वार्निंग भी जो है वो दी है। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये मैप कह लें, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पोजीशंस ऑफ द वेसल्स दैट ट्रांजिटेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जून 14 टू 24। अब आप में से जो लोग इसको सिर्फ सुन नहीं रहे और देख रहे हैं, और अगर बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ईरान की साइड है, ये ईरान कंट्रोल्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का रूट। ये रूट ईरान की साइड से, ये ओमान की साइड से। जहाज़ों के आने का एक रूट है, जाने का एक रूट है, लेकिन ये ओमान के साथ है। ये वो रूट है जहाँ से इंक्रीजिंगली जहाज़ों को अमेरिकन ने इनकरेज किया, सेंटकॉम ने, कि आप यहाँ से गुजरें। और यहाँ ये यूएई भी आप देख सकते हैं, और इस पे ईरान ने रिएक्ट किया है। और इससे, और ये रिएक्शन जो है ये इसके ऊपर में जो क्लियरली है कि द पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, इन ईरानियन बॉडी सेट अप बाय तेहरान टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम द शिप्स ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड विच इज अंडर यूएस सैंक्शंस, said in a post on X that any passage through the routes outside the framework designated by the Persian Gulf Strait Authority will not be covered by the safe passage guarantees and will not be entitled to insurance coverage or related liabilities। ये वो बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी है कि यहाँ ईरान ने एक बार फिर ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो इस पे मुकम्मल अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। वहाँ पे वो किसी किस्म की चालाकी जो है अमेरिका की बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अब आपको जो चीज़ थोड़ी सी दिखा के न्यूयॉर्क टाइम्स से जाना चाहता हूँ, इस जहाज़ का नाम क्या था। इस जहाज़ का नाम बड़ा प्यारा था। इस जहाज़ का नाम था एवर लवली, और ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड था। और इस अटैक से पहले इसने उम्मे कसर में, इराक में, अपना कार्गो भी उठाया। सिंगापुर के लिए बाउंड था, अकॉर्डिंग टू दी ट्रैकर मरीन ट्रैफिक। अब हम आए अगली स्टोरी की तरफ, देख लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। इसकी हेडलाइन और जो है वो डिफरेंट है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक राइट विंग पब्लिकेशन है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक लिबरल पब्लिकेशन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को इस जंग में सपोर्ट करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो इस जंग के खिलाफ है। तो दोनों की हेडलाइंस में भी फ़र्क है। ईरान स्ट्राइक्स शिप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अंडरमाइनिंग एफर्ट्स टू रिस्टोर द ट्रैफिक। और फिर उन्होंने बहुत सी वही डिटेल्स इसमें दी हैं जो कि मैं पहले आपको बाय एंड लार्ज जो है वो मैं बता चुका हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको हाँ, ये ऑयल प्राइसेस का मैं आपको बता दूं कि इसके नतीजे में जो ऑयल प्राइसेस हैं जो मसलसल गिर रही थी गुज़श्ता चंद दिनों से, अब ब्रेंट क्रूड एक बार फिर उसमें जब 2% इजाफा हुआ तो वो $75 फी बैरल हो गया है। और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, WTI, जो अमेरिकन बेंचमार्क है, उसमें भी 2% इजाफा हुआ है और उसकी कीमत जो है अब वो $72 फी बैरल हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्को रूबियो जो हैं वो चल रहे हैं बहरीन के जो जनाब किंग हैं, मार्को रूबियो, किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा, ये उनके साथ मार्को रूबियो चल रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको शुरू में इब्तदाइये में कहा कि ये जो ईरान ने हमला किया है ये उस सूरत हाल में हुआ है हमला जो कि मार्को रूबियो के विजिट से इस खत्ते में इस वक्त जो है वो पैदा हो रही है। और मैं मज़ीद इसकी तफसीलात अभी आपसे मज़ीद चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं मज़ीद इसकी तफसीलात जो है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, आप में से जो लोग इसको देख रहे हैं और सिर्फ सुन नहीं रहे, बिकॉज ये देखने वाली चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ही की स्टोरी है। ये अमेरिकन मीडिया की खूबसूरती है कि अमेरिकन मीडिया इतना आज़ाद है कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ होने वाली उसकी जो पिटाई हुई है अमेरिका की, उसके बारे में वो रिसर्च भी करता है और उसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन और एनालिसिस करके उन्होंने ये स्टोरी निकाली है। ये एक एनालिटिकल स्टोरी है जिसमें लेफ्ट साइड पे इसके हेडलाइन है, राइट साइड पे आप इसमें देख सकते हैं कि किस किस्म की चांदमारी हो रही है। अमेरिका का बहरीन ये बेस है। अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल, हेडलाइन में आपको बता दूं, हाउ ईरान डेवस्टेटेड एन अमेरिकन नेवल बेस एंड कॉज्ड यूएस recalculation. Satellite imagery reveals for the first time the extent of what Iran destroyed at the Naval Support Activity Bahrain. ये नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरेन ऑफिशियल नाम है अमेरिका के उस बेस का जो बहरेन में था, जिसे फरवरी और मई के दरमियान में किसी स्टेज पे अखबार ने एग्जैक्ट तारीख नहीं बताई, क्योंकि एग्जैक्ट तारीख इसलिए नहीं दी जा सकती कि कोई एक हमला नहीं किया इस पे ईरान ने गालबन इस बेस के ऊपर सैकड़ों हमले किए हैं, जिसके नतीजे में इस नेवल एक्टिविटी बहरेन का, जिसको अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल ये अमेरिका की तमाम नेवल एक्टिविटी का नर्व सेंटर था बहरेन में, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसका हशर नशर हो जाएगा। तो ईरान ने अपने मिसाइल्स के जरिए और ड्रोन स्ट्राइक्स निपी तुली करके अमेरिका के नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरेन का जो नर्वस सेंटर था पूरे नेवल ऑपरेशन का, उसका उन्होंने कुंडा कर दिया है, उसका उन्होंने हशर नशर कर दिया है, जिसके नतीजे में अमेरिका को इस जंग के हवाले से सारी अपनी स्ट्रैटेजी जो थी उसे रीथिंक करना पड़ा, रिकैलकुलेट करना पड़ा, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल एनालिसिस। अखबार ने एनालिसिस कैसे किया? अखबार ने इसकी तमाम सेटेलाइट इमेजरी जिस पर शुरू में पाबंदी लग चुकी थी वो हासिल की सेटेलाइट कंपनी से, उसका एक उन्होंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद वो ये लेकर आए हैं और वो जाहिर है उन्होंने अननेम्ड ऑफिशियल्स के साथ भी बात की। इस स्टोरी की स्टेज के ऊपर अहमियत यह है कि अमेरिकन ने कहा तो बहुत कुछ, जबानी तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अंदर से उनको पता है कि दोबारा जंग करना कोई बहुत ज़्यादा खाला जी का घर नहीं होगा और कोई आसान नहीं है, और उनके स्ट्रेटेजिक जो मकासद हैं इस जंग के नतीजे में वो हासिल नहीं हो सकेंगे और वो इसमें से निकलना चाहते हैं। मुझे कम अज़ कम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरी ये फीलिंग होती है। अब मैं आपको ये स्टोरी दिखाता हूँ। ये CNN की स्टोरी है। इसकी हेडलाइन ही बताते खुद सब कुछ कह देती है। और जो मैंने शुरू में इब्तदाइया में कहा कि मार्को रूबियो का विजिट का इस वक्त जो कुछ हुआ है उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। रूबियोज स्पिन ऑन द ईरान MOU साउंड्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रम्प एंड वैंस। यानी मार्को रूबियो जो स्पिन दे रहे हैं, मार्को रूबियो जो इंटरप्रिटेशन और तशरीह कर रहे हैं अमेरिका ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, वो जो कुछ उसके हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब वो यूरोप गए, जब वो फ्रांस में थे, और जो JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में उसके बारे में कहते रहे हैं, वापस आके जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और वो इसको टोटली तौर पे री इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी कहानी को वो बदलते चले जा रहे हैं। और जाहिर है कि जब उन्होंने 3 दिन का ये दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसके बाद कुवैत में, उसके बाद बहरीन में, तो ईरान में उनके इस दौरे को, उनकी स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा तशवीश से देखा गया है। मैं थोड़ा सा इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने बता दूं कि वैसे तो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे गए, मिडिल ईस्टर्न जितने भी एलाइज थे, जैसे मैं ग्रीन में से देख रहा हूँ, और उनका मकसद ये था कि आपने अपने अरब एलाइज को सपोर्ट करना है, उनको एतमाद दिलाना है, उनके जहन में अगर कोई खौफ है अमेरिका ईरान के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से उन्हें दूर करना है सब चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CNN उन्होंने उसकी जो इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दी है वो बड़ी मुख्तलिफ है, और उसकी वजह से एक तरफ तो वैंस की टीम को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ से जाहिर है कि जो है ईरान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। फॉर इंस्टेंस, अब ये मैंने ईरान रेडिकल लीडर्स, ये उन्होंने इसका एक मेजर पॉइंट निकाला है, और ये कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसे कहते हैं यूरोप में थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि ईरान के लीडर्स को हम उनको रेडिकल समझते थे, हम उनको ख़तरनाक समझते थे, हम रिएक्टिव उनको समझते थे, लेकिन वो तो बड़े प्रैग्मेटिक निकले हैं, उनके साथ बिजनेस हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि नाइस भी हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो हैं वो दोबारा से उनके लिए लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि ये रिलीजियस ल्यूनेटिक्स हैं। यानी सिर्फ रिलीजियस रेडिकल्स नहीं हैं, ये मजहबी पागल हैं, ये फसादी हैं, ये रेडिकल हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ CNN ने नोट की है कि मार्को रूबियो की जो इंटरप्रिटेशन है ईरान की लीडरशिप के बारे में और उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। CNN ने अपने इस एनालिसिस के बाद स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन टॉमी पिकेट को भी उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, जो वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जो इसको लीड कर रहे हैं, जिसको कि आर्किटेक्ट समझा जाता है, जो
गए थे स्विट्जरलैंड, उनकी इंटरप्रिटेशन से, इवन प्रेसिडेंट की इंटरप्रिटेशन से मुख्तलिफ है। उस पर स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन टॉमी पिकेट का कहना है कि नहीं नहीं, ये तो मीडिया इसमें ये सारी स्पेकुलेशन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मार्को रूबियो तो फर्मली अपने प्रेसिडेंट और एमओयू के पीछे खड़े हुए हैं। अभी गैर मुमकिन है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जहन जिस तरह से काम करता है, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को एक लाइन दी हुई हो और मार्को रूबियो को उन्होंने दूसरी लाइन दी हुई हो, क्योंकि ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इतने पॉपुलर हैं रिपब्लिकन बेस में कि ये मानना कि मार्को रूबियो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डिफाई कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, मार्को रूबियो और जेडी वैंस दोनों 2028 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे और असल में दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर भी हैं। यही नीचे लिखा हुआ इन्होंने, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया है, बट इट इज नोटेबल दैट दीज टू टॉप ऑफिशियल्स हुज 2028 prospects Trump has openly mused about offered very different takes on Tehran's leadership। यानी अखबार का ये कहना है, CNN का ये कहना है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं, इनकी इनकी जो प्रेसिडेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला बहस व तबसरा करते रहते हैं। अम, अच्छा, फिर एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये देखी, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वैंस दोनों ने ये कहा कि ईरान को कुछ ना कुछ मिसाइल रखने का तो आखिर हक होना चाहिए। ये कौन सा मुल्क है जिसके पास अपना डिफेंस सिस्टम ना हो? आखिर बाकी तमाम ममालिक के पास जब मिसाइल हैं, डिफरेंट वेपन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान के पास मिसाइल सिस्टम ना हो? ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा और ये चीज़ जेडी वैंस जो है उन्होंने एक से ज़्यादा दोहराई। लेकिन अब मार्को रूबियो ने उसकी और इंटरप्रिटेशन कर दी है। उन्होंने इसको इस तरह से कहना शुरू कर दिया है अरबों के सामने कि हम तो बिल्कुल, जब अरबों ने कहा कि ईरान के मिसाइल्स का क्या होगा, बेसिकली ये मैं आपको आगे दोबारा दिखाता हूँ एक और हेडलाइन जो इसराइली अखबारों में छपी है। ये बुनियादी तौर पे मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये इशू जो है वो उठाया है और इस पे मार्को रूबियो को उनका कहना है कि अमेरिका हर तरह से जिम्मेदार है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए और हम इसका पूरा हिसाब किताब जो है वो करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू CNN उन्होंने नई ले ली। वो उन्होंने कहा कि ये जो एग्रीमेंट, हालांकि इस एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं है हिजबुल्लाह का, इसमें कोई जिक्र नहीं है प्रॉक्सीज का, इसमें तो सिर्फ ये है कि लेबनान में जंगबंदी होगी। लेकिन लेबनान की जंगबंदी को बेस बना के, जिसे जहाँ से इसराइल ने विड्रॉ नहीं किया और इसराइल उसको इसकी बात मानने को ठीक तरह से तैयार भी नहीं है, मार्को रूबियो ने उसकी इंटरप्रिटेशन की कर दी है कि MOU के जो 14 नुकात हैं वो दर हकीकत जब लेबनान की जंगबंदी की बात करते हैं तो उसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी कंट्रोल करना होगा। अब वो MOU जो है वो ईरान को, सॉरी, इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन ईरान ने हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना होगा, ये उन्होंने नई इसमें एक इंटरप्रिटेशन दे दी है। अब मैं आता हूँ, ये इसराइल का अखबार है हारेट्स। इसकी हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, नीचे तस्वीर लगी हुई है जनाब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे फेवरेट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जिन्होंने दाढ़ी रख ली है, चंद साल पहले उनकी नहीं थी, बहुत अच्छे क्यूट लगते हैं दाढ़ी में, जेडी वैंस। जेडी वैंस की हेडलाइन ये है कि वैंस सेज US एंड ईरान एग्रीड टू सेट अप डायरेक्ट चैनल विद IRGC टू सेटल डिस्प्यूट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ हुआ है? ये जेडी वैंस ने एक ब्रिटिश पब्लिकेशन अनहर्ड को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी बुनियादी तौर पे एक ओवरऑल डील ईरानियंस के साथ ये हुई है कि जब झगड़ा हो जाए, कोई मसला पैदा हो जाए, और मसला पैदा हो गया है जब IRGC ने जहाज़ को हिट कर दिया है, तो IRGC वाले दोहा में यानी कतर में अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे जो जाके सेंटकॉम से जाके बात करेगा, दोनों की मीटिंग हो जाएगी और उसके नतीजे में चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। एक तो ये इसराइलियों को बहुत ज़्यादा मुसीबत, अगर आप पढ़ेंगे और इसके बारे में तबसरा, तो उनको तो गोली लगी है। गोली इसकी लगी है कि इसका मतलब यह है कि आपने ईरान को एक लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया है। IRGC, जिसको आपको शायद आप भूल ही गए होंगे कि जब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ DG ISI थे, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डेलीगेशन के साथ वो 2019 के पहले हिस्से में ईरान गए थे, तो उस वक्त जो फड्डा वहाँ पे पैदा हुआ था, जिसके बारे में खतरा था कि उनको DG ISI के ओहदे से हटा दिया जाएगा, वो फड्डा ये था कि उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ चंद दिन पहले IRGC को अमेरिकन ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को IRGC की लीडरशिप से और उनसे मुलाकात जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब वो IRGC अभी भी दहशतगर्द है, लेकिन अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि IRGC अपने लोग भेजेगी और वो कतर में आके, दोहा में आके हमारे लोगों के साथ, सेंटकॉम के साथ जो है वो बात कर लेंगे। अच्छा, जो मैंने चीज़ ग्रीन में हाईलाइट की है वो तो खौफनाक है पढ़ने वाली। उन्होंने मजीद, ये वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के कह रहे हैं और ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा, वैंस एडेड दैट प्रो इजराइल UAE इज टॉकिंग विद IRGC फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर ईरान। एक तो वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रो इजराइल है पूरे गल्फ के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट
ने बड़े चुभते हुए अंदाज में मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में ये कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो सारे के सारे जीसीसी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रो इसराइल है। और फिर उस चुभती हुई चीज़ में उन्होंने ये बात कही है कि लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो प्रो इसराइल है वो भी इस वक्त ईरान के साथ अपने इंटरेस्ट में और ईरान के इंटरेस्ट में बात कर रहा है। तो फिर तकलीफ किसी को क्या है? अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि दो फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो ईरान के इशू के ऊपर डिफरेंट लाइंस जो हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। ठीक, ये तो अब आपने अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको पता है कि मेरी पब्लिकेशन तो पाकिस्तान में बैन है, लेकिन हारिस और इसराइली पब्लिकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी डिटेल्स हैं इसमें। नीचे जनाब हमारे इसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब की भी नीचे तस्वीर आ गई, तो इस स्टोरी को आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक एनालिसिस है हारिस के अंदर। एनालिसिस कहता है दी गल्फ लाइक इसराइल फील्स ट्रम्प सोल्ड इट आउट ऑन ईरान, कैन द यूएस रीबिल्ड ट्रस्ट। बुनियादी तौर पे ये एनालिसिस ये कह रहा है कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं अरब, वो ये महसूस करते हैं लाइक इसराइल कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बेच दिया है ईरान के साथ। वो ईरान के साथ सुलह करने के चक्कर में हम सबका सौदा हो गया है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। कैन द यूएस रीबिल्ड द ट्रस्ट, क्या अमेरिका दोबारा अपना ट्रस्ट इस खत्ते में बिल्डअप कर सकता है? इसके नीचे की जो लाइंस हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर आप सारा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बावजूद कई दफ़ा लोग मुझे मैसेजेस डालते रहते हैं कि जो आपने स्टोरी दिखाई थी मुझे बताएं, मुझे उसका लिंक भेज दें। भाई आपके सामने, आप इसको इसको कर लें, सर्च कर लें गूगल से। विद इवन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डील ओपन टू कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस, Gulf states are forging closer ties with Iran, weakening the united front Washington sought to build. Once again, Iran stands out to gain diplomatic leverage. बुनियादी तौर पे ये एनालिसिस कहता है कि अमेरिका ने जिस तरह की शिफ्ट की है उसके नतीजे में अभी तो ये जो एमओयू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसकी पूरी डील में, वो भी ठीक तरह से उसके समझ भी नहीं आई कि वो क्या है, उस पर कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो मैसेज वाशिंगटन से एमिनेट हुआ है कि हमने ईरान से नहीं लड़ना, आगे जंग नहीं हो सकती, उसका नतीजा ये निकला है कि सारे के सारे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जिसमें ख़ाब मुत्तहिदा अरब अमारात हो, उसमें कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, उसमें ओमान हो, या उसमें सऊदी अरब हो, कि सब अपने आप को अब ईरान की तरफ रीपोजिशन कर रहे हैं। सब ने अपनी जो हॉस्टिलिटी थी टूवर्ड्स ईरान उसको नीचे कर लिया है, बिकॉज उनको समझ आ गई है कि ईरान ने इधर ही रहना है। पहले ही हमारा भरोसा अमेरिका के ऊपर था, अमेरिका पीछे हट गया है। इसका मतलब है कि हमें अब ईरान के साथ मिलके इस खत्ते के अंदर रहना है, जिससे ईरान की जो डिप्लोमेटिक लेवरेज है उसमें बेइंतहा इजाफा हो गया। मैंने शायद पिछले वीलॉग में भी आपको कहा था कि सऊदी अरब के जो एनालिस्ट हैं, और सऊदी अरब के जो एनालिस्ट सऊदी अरब के अंदर से बैठ के लिखते हैं, अंडरस्टैंडेबल है कि वो वहाँ से कोई बहुत आज़ादाना तौर पे नहीं लिखते। वो कहने में वो एनालिस्ट होते हैं, लेकिन वो वहाँ की हुकूमत और वहाँ की जो सिस्टम है उसी की फीलिंग को या उसकी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इंक्रीजिंगली ट्विटर के ऊपर जो सऊदी एनालिस्ट हैं वो ईरान के बारे में सॉफ्ट भी हैं, वो ईरान से पीस की बात भी कर रहे हैं, वो इसको अब समझदारी और अक्लमंदी के तौर पे ताबीर भी कर रहे हैं, और वो यूएई का नाम लिए बगैर यूएई की थिंकिंग के ऊपर हिट भी करते हैं। तो ये खास साहब मैंने आपके सामने एक पिक्चर रख दी है। अब इस पे वंस अगेन इस पे एक डील होगी। मेरा ख्याल है इस पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होगा, या हो सकता है कोई कोई ड्रोन ईरान का गिरा दिया जाए, लेकिन मुझे कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि ईरान ने एक निपी तुली स्ट्राइक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, जो मसलसल पिछले 3-4 दिन से कहने की बात हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे टोल नहीं होगा। ईरान ने ये कहा है कि नहीं, इस पे टोल होगा। और मार्को रूबियो ने जो पूरा एक एजेंडा शेप करने की कोशिश की है, जो कन्फ्यूजन मचाने की कोशिश की है एमओयू के हवाले से, उस पे ईरान ने रिएक्ट किया है। और ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है इस जहाज़ के ऊपर, लवली वटेवर, ये इसका ये बैकग्राउंड है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्यारे पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। ये एक हमारे अंग्रेज़ी के अखबार डॉन ही की हेडलाइन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मशहूर ज़माना जो आईजीपी हैं आज़ाद कश्मीर के, जनाब कैप्टन रिटायर्ड लियाकत साहब। यानी वैसे क्या बेचारी पुलिस के भी हालात हैं कि रिटायर्ड कैप्टन जो है वो पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है पंजाब का, या इधर आज़ाद कश्मीर में लगा हुआ है। एजी की पुलिस चीफ वॉर्न्स अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन एमिड स्टैंड ऑफ, डिनाइज कर्ब्स ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट। बुनियादी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने गुज़िश्ता कह रहे हैं 18 घंटों में, आईजीपी के थर्सडे के दिन उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया की मीडिया को, सोशल मीडिया को, और लोगों को जो ट्विटर पे हैं उन सबको वार्न किया है कि आप आज़ाद कश्मीर के बारे में डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाएं बिल्कुल भी। मुख्तलिफ़ किस्म की जो खबरें फैला रहे हैं और फुटेज बना रहे हैं और एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना करें। और आपको चाहिए कि ऑथेंटिकेटेड सच्चाई मबनी ऑथेंटिकेटेड खबरें जो हैं वो आप आज़ाद कश्मीर की पुलिस से हासिल करें।
अब इस पे मेरा मतलब है कि आप कह कहे मारना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, दीवारों को टकरे मारना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से आप हकायक हासिल करें, तो आप अपना जो भी राय अमल अख्तियार करना चाहते हैं वो आप कर लें। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी रियासत जो जब भी कोई चीज़ कहती है वो गलत ही होती है, मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जिसकी किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो लोगों को कह रही है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी और लोग उसकी बात के ख़िलाफ़ कोई वर्जन इख्तियार करेंगे तो फिर उनके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। एक खौफ व हरास इस वक्त मचाया हुआ है, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ ख़ास करके मुझे मेरे कानों में ये बात आ रही है कि बरतानिया में और यूरोप में जो कश्मीरी फैमिलीज़ हैं, जो कश्मीरी कम्युनिटीज़ हैं, चूँकि उन सबके घर वाले आज़ाद कश्मीर में हैं, पाकिस्तान में हैं, उन्हें मसलसल डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस का वही प्रोसेस जो पहले ये करते रहे हैं पीटीआई के साथ, अब वो ये कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक इसकी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऐसे टाइम पीरियड में हुई है जब आज़ाद जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी थी, उसने फिर एक बार फिर हड़ताल जो है वो तलब की हुई थी, और अकॉर्डिंग टू डॉन वो हड़ताल जो है वो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के डिवीज़न में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, बाकी सब जगहों पे वो बाय एंड लार्ज पार्शली बहुत सक्सेसफुल थी। रावला कोर्ट के आगे, मुजफ्फराबाद में, पुंछ और तमाम डिवीजन्स में लाइफ जो थी बाय एंड लार्ज वो सस्पेंडेड रही, जबकि मीरपुर डिवीज़न में मीरपुर डिवीज़न में ज़िंदगी चलती रही। अच्छा, आईजीपी साहब का कहना यह है कि जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि रास्ते आज़ाद कश्मीर के बंद हैं, हालांकि रास्ते बंद किए थे एक्शन कमेटी ने, हमने वो सारे के सारे रास्ते जो हैं वो खुलवा दिए हुए हैं। इस वक्त जो मेन मसला है जिसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है कि अशाए खुर्दनोश की फूड सप्लाईज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में मुतासर हो रही हैं, और लोग ये समझते हैं कि जो इन्होंने, अच्छा ये अब ये मलबा उसका फेंकना चाह रहे हैं जम्मू जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, लेकिन जब जाहिर है कि पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हुई हुई है, डिसरप्शन हुई हुई है, एक पैरामिलिट्रीज आपने हज़ारों की तादाद में बिठाए हुए हैं और अभी तक लोग जो है वो रावला कोर्ट को छोड़ के नहीं गए, उन्होंने एक एक क्राइसिस है वहाँ पे हुकूमत के लिए, तो किस तरह से वहाँ पे फूड सप्लाईज नॉर्मल आ सकेंगी उस इलाके के अंदर, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं। इस सारी चीज़ के दरमियान में एक जहन में रखिए कि गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई डील हो गई है, और पीटीआई को उनका सिंबल दे दिया गया है आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने हैं गालिबन जुलाई की 27 तारीख को, या अब तो ज़ाहिर जून तो भी आ गया है, तो जुलाई की 27 तारीख को जो इलेक्शन होने हैं, जिसमें कभी भी नहीं मिल सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका निशान, अभी आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में उनके साथ क्या हुआ, उनको निशान दे दिया गया। अब इसकी क्या वजह है, इसके बारे में मैं किसी बहस में बैठा हुआ था जहाँ ये बहस हो रही थी, वहाँ सभी लोगों का एक ख्याल था कि ये एक डील हुई है जिसमें या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी सीटें दे दी जाएंगी या कुछ सीटें दे दी जाएंगी, या उनको इसमें ला के आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन करवाए जाएंगे उसकी क्रेडिबिलिटी बाय की जाएगी, उसकी लेजिटिमेसी का तासर दिया जाएगा कि देखें जी हमने तो इसमें तहरीक इंसाफ को भी निशान दे दिया था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और अवामी एक्शन कमेटी की जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो लेजिटिमेसी है उसको अंडरकट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही। अब वही सवाल कि ये सब कुछ इन्होंने आज़ाद कश्मीर में क्यों किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैडनेस है, ये इसके पीछे कोई मेथड है, ये सवाल लोग बार बार उठाते हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा देता हूँ, इससे शायद थोड़ी सी आपको समझ आए। ये अहमद बिलाल सूफ़ी साहब है जो पाकिस्तान के वाहिद नोन इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट या वकील हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं, बहुत हमारी उनसे हमेशा दोस्ती रही हमेशा से ही, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उनने ये एक ओपिनियन पीस और एनालिसिस लिखा है, डैम्स ऑन चनाब आर टारगेट, और इसके अंदर बड़ा लंबा चौड़ा है, इसके अंदर आप इसको पढ़ें, डॉन में छपा है, मेरा ख्याल है जून की 26 तारीख को ही छपा है। और इसमें अहमद बिलाल सूफी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो डैम बना रहा है चार, या उनको रीसरक कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, चूंकि ये पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए किए जा रहे हैं और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, इसलिए इन डैम्स के ऊपर पाकिस्तान का हमला करना और इनको तबाह कर देना जो है वो एज़ पर इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान को इसकी इजाज़त है। अब अमर बिलाल सूफ़ी साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो एक ऐसी रियासत से बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनका जो एक ही सबसे बड़ा क्लाइंट रहा है उनकी सारी प्रैक्टिस में गुज़श्ता 20-25 बरस में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो बंदा ये आर्ग्यू हम कर सकते हैं कि ये जो पीस उन्होंने लिखा है डैम्स ऑन चनाब और टारगेट, ये उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या उनको खुश करने के लिए, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए लिखा है।
अनफॉर्चुनेटली दुनिया में अहमद बिलाली वाहिद इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट नहीं है। हिंदुस्तान में भी बहुत से बैठे हुए होंगे, यूरोप में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, बहुत सी और दुनिया में होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए होंगे। इन एनी केस जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के सामने चैलेंज है हिंदुस्तान के डैम बनाने की सूरत में, ये कोई इंटरनेशनल लॉ का तो चैलेंज नहीं है। ये पाकिस्तानी दिल पेशावरी कर रहे हैं अपने साथ अपने आप को कन्विंस करने के लिए। अगर ये डैम्स अफगानिस्तान के तालिबान बना रहे होते तो अब तक हमने इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं करनी थी। हमने डैम भी तबाह कर देने थे और अफगान तालिबान के सारे मजदूर शजदूर भी मार देने थे, और उनके किसी एक आध चीफ इंजीनियर या उनकी पूरी इंजीनियर्स को बुला के इस्लामाबाद में हमने उनका ट्रायल भी कर देना था कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हाउ डेयर दिस स्टॉप आवर वाटर। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान नहीं है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान भी एक न्यूक्लियर है, पहले एक ना भी होता न्यूक्लियर, उसकी फौज भी बहुत बड़ी है लेकिन वो न्यूक्लियर भी है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी फ़ज़ाई हमले से ये इस किस्म के जो कंक्रीट फिल्ड डैम्स चट्टानों में और पहाड़ों में बने हुए हैं, पहले तो इनको ब्रेक इस तरह से किया भी नहीं जा सकता। और ज़ाहिर है कि जब आप ब्रेक करेंगे और हमला करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर ये पाकिस्तानी साइड क्या कर रही है? पाकिस्तानी साइड इस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस से। वो एक केस बनाना चाह रहे हैं मॉरल, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना माइना जो है उनकी मदद करें और हिंदुस्तान के साथ उनकी कोई नेगोशिएशन हो सके। अब हिंदुस्तान ने जब ये डैम बनाने की बात की और इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया, IWT को, तो साथ उन्होंने भी एक पख भी लगाई हुई है, एक रास्ता उन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जो है हिंदुस्तान के खिलाफ उसे उसे बंद कर दे, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करता। इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है या नहीं कर रहा वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है, लेकिन हिंदुस्तान ने नेगोशिएशन के लिए वहाँ पर एक गुंजाइश रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन दोनों चीज़ों को मिला के देखें। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है और जो हिंदुस्तान के साथ पानी की सूरत हाल है, ये दोनों टोटली डिसकनेक्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक इनके दरमियान में क्या ताना बाना या क्या कनेक्शन है, ये क्या करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में, वो 100% हमें क्लियर नहीं है। तो वो हो जाएगा क्लियर, हमें फिक्र न करें, हो जाएगा क्लियर। अभी इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।